बड़ी खबर है, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा ने दीप जलाकर बैठक की शुरुआत की और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण की बैठक मानी जा रही है और माना जा रहा है कि अब इस बैठक में विस्तार से तमाम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होगी। तो 2 दिवसीय बैठक, पीएम भी बैठक में पहुंचेंगे। 2:55 पर वो बैठक में पहुंचेंगे और अभी चुनावी पदाधिकारियों की बैठक, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी 3:30 पर, यानी 3:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। तो 2 दिवसीय ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हैं उसे लेकर चर्चा की जाएगी। आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किए जाएंगे। तो जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बैठक चल रही है और हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी है। तो कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचेंगे। चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हैदराबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बैठक से पहले सीएम का बयान, हम देश भर में आगे बढ़ रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि हम तेलंगाना में भी आगे होंगे। तो मिशन तेलंगाना बीजेपी की ओर से चलाया गया है और इस बार तेलंगाना को चुना गया है कार्यकारिणी की बैठक के लिए। आपको बता दें हर 6 महीने बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और इस बार तेलंगाना में, हैदराबाद में ये बैठक हो रही है। और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम देश भर में आगे बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में भी हम आगे ही होंगे। तो क्या कुछ कहा गया है सीएम की ओर से, आइए सुनते हैं। बढ़ रहे हैं। इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है। तो बीजेपी की पहले दौर की बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद क्या कुछ मीडिया को जानकारी दी जा रही, सीधे आपको सुनवाते हैं। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की जरूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजय चौटाला का आय से अधिक संपत्ति का मामला, दिल्ली की राव रेवेन्यू अदालत में हुई सुनवाई के दौरान गवाह को पेश किया गया और 7 जुलाई को अब इस मामले में अगली तारीख दी गई है, यानी कि अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला ओम प्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटों के खिलाफ आप जानते हैं ये मामला चला। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। अब अभय चौटाला और अजय चौटाला की सुनवाई का दौर जारी है। पिछली सुनवाई में हालांकि गवाही नहीं हो पाई थी, आज गवाह पेश किए गए।
तो अजय चौटाला का आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। राज रेवेन्यू दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर जारी है और इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि गवाह को आज पेश किया गया सुनवाई के दौरान। अगली तारीख भी इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। अगली तारीख होगी 7 जुलाई की। आज के केस में अजय सिंह चौटाला के ऊपर एक 11 करोड़ रुपए का डीए बनाया गया था। 11 करोड़ का असेट शो करा गया था, ये कहते हुए कि ये असेट अजय सिंह चौटाला ने 11 करोड़ रुपए का बनाया है। आज कोर्ट के सामने ये सबूत आए, और 2005 में बनाया है या 2000 में बनाया है। आज कोर्ट के सामने ये सबूत आए कि वो असेट्स 1994 और 97 में बन के कंप्लीट तैयार हो गए थे एमसीडी के रिकॉर्ड के हिसाब से। सीबीआई ने सिर्फ 4 पेज की वैल्यूएशन रिपोर्ट डाली थी। फिर हमारी रिक्वेस्ट पे ओरिजिनल वैल्यूएशन की फाइल आई वैल्यूएशन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से, तो उसमें भी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी 94 की है, सीबीआई की तरफ से लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है पर आप वैल्यूएशन 2005 की करोगे। तो ये एक चीज़ सिंपल दर्शाती है कि 2009 जो प्रॉपर्टी 94 में 5 मंजिला बनकर तैयार हो गई, और एमसीडी ने 96 के अंदर उसमें वैल्यूएशन रिवाइज कर दी उसकी, और अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखी है कि प्रॉपर्टी में क्या क्या अवेलेबल है, और आज तक प्रॉपर्टी वैसी है। तो वो प्रॉपर्टी 11 करोड़ की कैसे हो सकती है? 2005 में प्रॉपर्टी बन कैसे सकती है? आज कोर्ट ने इस बारे में संज्ञान लिया और बताया कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। नहीं, गवाह ने आज कंसीड कर दिया कि ये प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टीज़ है। हमें सीबीआई की डायरेक्शन थी कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर के ऊपर वैल्यूएशन करनी है। तो ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उस ईयर की है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट प्रॉपर्टी पुरानी बनी है। अजय सिंह चौटाला के बच्चों ने और अजय सिंह चौटाला ने प्रॉपर्टी फुल्ली बिल्टअप खरीदी है, ये रिकॉर्ड पे भी आ गया साल 2000 में। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर है, गुरुग्राम में जेजेपी का संवाद कार्यक्रम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसमें शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने, पार्टी का दायरा बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कार्यकर्ताओं से भी सीधे संपर्क का उद्देश्य रखा गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संवाद कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी संगठन यानी जेजेपी संगठन की मजबूती को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। गुरुग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो गुरुग्राम में जेजेपी का ये संवाद कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसमें शामिल होंगे। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 खालिस्तानी आतंकी पंचकुला लेकर आई है एनआईए की टीम। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें लाया गया है। खालिस्तानी आतंकी हैं दोनों, और दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। तो न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। विस्फोटक सामग्री भी इनके पास से बरामद की गई थी। करनाल टोल प्लाजा से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज इन्हें कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया है। तो करनाल की बस्ताला टोल प्लाजा से गिरफ्तारी हुई थी। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। आज एनआईए अदालत में पेशी हुई है। तारा ठाकुर हमारे संवाददाता पंचकुला से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो खालिस्तानी आतंकियों को अदालत में पेश किया गया। तारा, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और पंजाब पुलिस की इनपुट पर जो है करनाल टोल प्लाजा पर 4 जो है खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे एक पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और करीब 2.5 किलो विस्फोटक जो है बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर अब जो है एनआईए की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। आज भारी सुरक्षा के बीच जो 4 आरोपी पकड़े गए थे खालिस्तानी, जिनका संपर्क जो है पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है, उनमें से 2 आरोपी परमिंदर और भूपिंदर को जो है आज 8 दिन का पुलिस रिमांड जो है खत्म होने के बाद पंचकुला में जो एनआईए की विशेष अदालत है वहां पर पेश किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले उनका मेडिकल करवाया गया और उसके बाद जो है एनआईए विशेष अदालत है वहां पर पेश किया गया है। और एनआईए की टीम भी इसके साथ जो है यहां पर पहुंची थी। 8 दिन के रिमांड के बाद जो दोनों आरोपी हैं परमिंदर और भूपिंदर, उनको आज जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिस प्रकार से पहले जानकारी मिली थी कि 4 लोग जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 फिरोजपुर जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास है और एक लुधियाना का जो
आरोपी था उनको 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और काफी पूछताछ में खुलासे भी हुए थे। इनसे जो है पाकिस्तानी सिम और मोबाइल नंबर बरामद हुए थे और साथ में ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि करीब 2.5 किलो जो विस्फोटक पदार्थ है वो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से इन तक पहुंचाया गया था और इन्होंने आगे पंजाब से तेलंगाना इसको लेकर जाना था, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो पंजाब पुलिस की इनपुट के आधार पर हरियाणा पुलिस ने जो है उन्हें करनाल टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया था और जब तलाशी ली गई तो 3 बॉक्स जिसमें विस्फोटक पदार्थ थे और साथ में ही इनके पास पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे। तो फिलहाल अभी इस मामले को लेकर जो एनआईए के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आशंका ये जताई जा रही है कि जो आरोपी हैं, 4 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ में जो है एनआईए को और कई अहम जानकारियां भी जो है मिल सकती हैं, जिससे आने वाले समय में क्या गतिविधियां जो है की जा रही हैं इनके ग्रुप्स के द्वारा उनका जो है खुलासा जो है एनआईए कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले को लेकर जो आरोपी थे 2 उनको कोर्ट लाया गया और पेश करने के बाद जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी तो चलिए तारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर विदेशी चंदा लेने, साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं और इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की आंखें। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क जब्त किया गया है। उधर जुबैर के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 201, 120B, 35FC धाराएं लगाई है। पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी ईडी को दी है। साथ ही एफआईआर की कॉपी भी ईडी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई। इस अकाउंट में पिछले 3 महीने 56 लाख रुपए आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम भेजे गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार कर चुकी थी। दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था। पीएम मोदी एक बार फिर से काशी पहुंचने वाले थे। 7 जुलाई को पीएम मोदी का एक काशी दौरा होगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को काशी दौरे पर आ रहे हैं। यहां से वो आने वाले चुनाव 2024 का आगाज भी करेंगे। पीएम काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में 1 घंटे 10 मिनट बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही नमो घाट का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो काशी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सबकी नजर नमो घाट पर टिकी हुई है। पीएम मोदी के हाथ लोकार्पित होने के करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपए है, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसके निर्माण में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी समावेश दिखेगा। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की गंगा आरती भी होगी। इस घाट पर गेल इंडिया की तरफ से एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी लगाया जाएगा। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। बागी विधायकों को गोवा लेने सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे। तो स्पीकर चुने जाने से पहले मुंबई लौटने की तैयारी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर गोवा पहुंच चुके हैं, जहां वो तमाम बाकी विधायकों के साथ बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे सभी विधायकों को मुंबई लेकर आएंगे। इससे पहले गोवा में इन सभी विधायकों की एक बैठक भी हो सकती है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे गोवा गए थे, लेकिन उनके साथी विधायक वहीं ठहरे रहे। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट और विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले विधायकों का मुंबई लौटना जरूरी है। बताया गया है कि गोवा में रुके शिंदे गुट के सभी 50 विधायक दोपहर 2 बजे विशेष चार्टर विमानों से मुंबई के लिए निकलेंगे। इससे पहले विधायक दीपक केसरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि रविवार 3 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है, जिसमें शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे गुट के सभी 50 विधायकों को आज गोवा से मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई में इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटल ट्राइडेंट या फिर ताज प्रेसिडेंट में ठहराया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को कुर्सी से नीचे उतारने के बाद ये सभी बागी विधायक शिव सैनिकों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए गुवाहाटी से लेकर गोवा तक विधायक पुलिस की कड़ी निगरानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासत शिखर पर है। अब किन्नौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रतिभा सिंह को माफी मांगने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को मामूली घटना करार दिए जाने के बाद हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। इसी कड़ी में किन्नौर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रतिभा सिंह के निशाने पर लिया और उनके बयान पर आपत्ति जताई। रिकांगपियो में महिला मोर्चा जिला महामंत्री दीपिका नेगी ने प्रतिभा सिंह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा द्वारा जो निंदनीय बयानबाजी सामने आई है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उनके इस बयानबाजी से पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ने गुड़िया कांड को छोटी मोटी घटना बताकर पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है, जिससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। मणिपुर में भूस्खलन में अभी तक 20 जानें जा चुकी है, जिसमें 15 जवान और 5 आम नागरिक शामिल हैं। देखिए, मणिपुर में भूस्खलन से प्रादेशिक सेना के जवानों समेत 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। ये भीषण हादसा बुधवार रात नौनी जिले के तुपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के पास हुआ। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। सेना ने एक बयान में कहा है कि ट्रू वॉल रडार का इस्तेमाल कीचड़ के अंदर किसी भी मानव उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। अब तक प्रादेशिक सेना के 13 जवानों और 5 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अब तक प्रादेशिक सेना के 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक सेना के जवानों के पार्थिव शरीरों को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके गृह स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। प्रादेशिक सेना के लापता 15 जवानों और 29 नागरिकों की तलाश लगातार जारी रहेगी। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बचाव अभियान में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। वहीं खराब मौसम के बीच असम राइफल और प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों ने पूरे दिन राहत एवं बचाव कार्य चलाए। यह अभियान रात में भी जारी रहेगा। इसमें रेलवे के नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्थानीय लोग भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। वहीं कोरोना के समय से प्रभावित चल रही रेल सेवा को धीरे धीरे सुचारू रूप से बहाल किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में सभी ट्रेनें ट्रैक पर होंगी और इसके लिए रेलवे ने सभी रेल मंडलों को आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण पिछले लंबे समय से अफेक्टेड चल रही रेल सेवा पूरे तरीके से सुचारू होने जा रही है। इसे लेकर बकायदा नॉर्दर्न रेलवे ने आदेश जारी कर सभी ट्रेनें ट्रैक पर उतरने का आदेश रेल मंडलों को दे दिया है। वहीं रेलवे विभाग ने भी ट्रेनों को फिर से पटरियों पर उतारने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो कोरोना से पहले गाड़ियां थी, पूरे नॉर्दर्न रेलवे में 7 पेयर गाड़ियों के अभी की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके लिए हमें कोचेज़ और ये सब चीज़ों की बेसिक तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हमें जो हमारे कोचिंग स्टॉक होता है, मेमू के रेक होते हैं, उनको फिट करने के लिए आदेश मिल गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से ट्रेनें पूरी तरह से रीस्टोर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब अनारक्षित और एक्सप्रेस ट्रेनें चलने से यात्रियों को काफी फायदा मिलने वाला है। अंबाला रेल मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश आ चुके हैं। 2 से 3 दिनों में ट्रेनें ट्रैक पर होंगी। लंबे समय से ट्रेनें खड़ी थी, जिस वजह से काफी सामान खराब हुआ है, लेकिन अब उन्हीं ट्रेनों को दुरुस्त किया जा रहा है। दिल्ली पोर्ट से मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली से जबलपुर जा रहा स्पाइस जेट का विमान शनिवार सुबह उड़ान किए थोड़ी देर बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद अब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। केबिन में धुआं किस वजह से उठा था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। स्पाइस जेट विमान के केबिन में धुएं की जांच डीजीसीए ने शुरू कर दी है। उधर स्पाइस जेट की ओर से बयान जारी किया गया है कि शनिवार को स्पाइस जेट विमान दिल्ली से जबलपुर जाना था। टेक ऑफ के बाद करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर पायलट की टीम ने केबिन में शौचालय के पास धुआं देखा। क्रू ने केबिन में हल्के धुएं को देखने के बाद कॉकपिट क्रू को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि थोड़ी देर में केबिन में धुआं बढ़ गया। फिर इस बारे में एससीसी ने कॉकपिट क्रू को अवगत करवाया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।
आपको बता दें कि 19 जून को भी स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर जा रही थी, जिसका एक डिब्बा रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से आ रही थी, जिसका एक डिब्बा रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गया। इस कारण बरेली मुरादाबाद रूट पर घंटों रेल यातायात बाधित रहा। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल कर्मियों ने अलग हुई बोगी को रेलवे ट्रैक से हटाया और फिर रेल लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। ये घटना शुक्रवार को उस वक्त हुई जब मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से आ रही थी। रात 10 बजे के करीब इसके पटरी से उतरने के कारण पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजाद नगर के पीछे छोड़ना पड़ा। रेलवे के कैरिज वैगन ऑपरेटिंग और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। बरेली रामपुर रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही करीब 5 घंटे तक बाधित रहने के बाद देर रात करीब 3 बजे ठीक हो सकी। इस दौरान बरेली की ओर से आने वाली कई ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। वहीं 10 ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों को बरेली से चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद होकर चलाया गया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। हजारों की संख्या में भक्त जय जगन्नाथ कहते हुए इस यात्रा में शामिल होते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 12 जुलाई को होगा। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी में मौजूद होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की, तो उस समय बलराम और कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया था। इस भ्रमण के दौरान मौसी गुंडीचा देवी के घर भी 7 दिनों के लिए रुके थे। उसके बाद वहां से आगे यात्रा पूरी करके वापस पुरी आ गए। तभी से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज भी रथ यात्रा के दौरान रथ 7 दिनों के लिए गुंडीचा देवी मंदिर पर रोका जाता है। हजारों की संख्या में जुटे भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ रथ को खींचते हैं। ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य करते हुए नगर का भ्रमण करते हैं। वहीं भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट आस्था और विश्वास का होता है। भक्त हमेशा अपने भगवान से बड़ा होता है। यही सिद्ध करने के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप कुछ देर के लिए इस मजार पर रुक जाता है। हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील शनिवार को जगाधरी की जिला जेल पर दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए जेल की जगह का निरीक्षण किया और बताया कि जेल परिसर में गेट के पास मार्केट बनाई गई है। वहां पर कैदियों की ओर से तैयार किए जा रहे सामान के लिए मार्केट खोलने की योजना भी बनाई जा रही है। तो कैदियों की ओर से बनाए सामान को बेचेंगे। पेट्रोल पंप पर कैदी ही काम करेंगे। ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है सर ओपन जेल और सेमी ओपन? ओपन जेल का कंसेप्ट ये है कि जो कैदी जिनका व्यवहार जेल के अंदर ठीक है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम भी हो गया है, तो उनके लिए जैसे हमने कुरुक्षेत्र जेल में अभी एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है, तो उसी तरीके का पेट्रोल पंप यहाँ यमुनानगर में भी स्टार्ट करने की योजना है। इसके साथ ही जो फर्नीचर और जो अदर प्रोडक्ट्स इस जेल के अंदर बनते हैं, उनके लिए शोरूम भी बाहर लाने की योजना है, जिससे कि कैदी आके बाहर जिनके ऊपर फेथ हमारा है, हमारे जो जेल स्टाफ का फेथ है, हमारा फेथ है, उनको बाहर ला करके और इस्तेमाल करेंगे। पर्पस बेसिकली जो है वो ये है कि कैदी एक मेन स्ट्रीम में समाज के में आ जाए और रिफॉर्म हो जाए। चलो बात करेंगे यमुनानगर की एंटी नार्कोटिक सेल टीम में प्रतिबंधित 1400 नशीले कैप्सूल के साथ एक नशा तस्कर को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की। काबू किए गए आरोपी को एंटी नार्कोटिक सेल ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस के रिमांड पर भेजा गया है। तो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया है। पुलिस इस दौरान पूछताछ करेगी और नशा तस्करी से जुड़े बड़े खुलासे भी इस दौरान हो सकते हैं, क्योंकि नशीले कैप्सूल जिन्हें बैन किया गया है वो भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। अब देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। कब से ये तस्कर इस तरह से तस्करी कर रहे थे। नशा तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। ये व्यक्ति का नाम मुनीश है, ये जोड़ियां का रहने वाला है।
इससे प्रतिबंधित कैप्सूल 1400 प्रतिबंधित कैप्सूल पकड़े हैं। सर कहाँ से ले गया था, क्या कुछ सामने आया? अभी तफ्तीश जारी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आएगा उसके मुताबिक चला जाएगा। सर अब तक कहाँ से ले गया था, किन को बेचता था, कुछ पता लगा? ये यहाँ पे लोकल सप्लाई करता था, किसी को एक डब्बा, किसी को रिटेल में ये देता था, बल्क में लेके आता था। सर दवाइयाँ किस काम आती है, कुछ पता चला आपको? ये नशे की दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं। अब एक बड़ी खबर है, गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम अरविंद जुलाई और 4 जुलाई को अहमदाबाद में जाएंगे और दौरा उनकी ओर से किया जाएगा। और आपके लिए नए पदाधिकारियों का हाल ही में चयन किया गया था, इनको शपथ दिलाई जानी है। तो 4 जुलाई को टाउन हॉल में बैठक होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। तो गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव के ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। और आम आदमी पार्टी ने हाल ही में अपने पदाधिकारियों की एक सूची जारी की थी और इन्हीं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एक तरह से समारोह किया जा रहा है। और इसमें खास तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। चलिए बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।